आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म वर्ष है वो होता है और 23 जनवरी 2023 को जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इनका 126वां जन्म वर्ष है। इसलिए आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में इन्होंने क्या योगदान दिया और हमारे देश को स्वतंत्र कराने में इनकी क्या भूमिका रही। तो आइए शुरुआत करते हैं इनके जन्म के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है ये 23 जनवरी 1897 को कहां पे होगा? कटक में होगा। और ये जो उस कटक है उस समय के कहां पर था? बंगाल प्रांत में। यानी अकॉर्डिंग टू अगर मैप देखें तो यहां पे क्या होगा? कटक होगा। अब इनके जो पिताजी हैं, तो जो पिता है जानकीनाथ बोस, जानकीनाथ बोस, तो ये क्या है? कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट के फेमस वकील थे। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आगे हम देखें तो ये एक तरीके से सांस्कृतिक तौर पर विवेकानंद जी के विचारों से, विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित थे। यानी एक तरीके से जो स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं, विवेकानंद जी के विचारों का इन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब बचपन से ही ये पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे थे। 1913 में अपनी जो हाई स्कूल की परीक्षा है, हाई स्कूल का एग्जाम इन्होंने स्टेट में पूरे बंगाल प्रांत में दूसरी रैंक लाकर प्राप्त किया। यानी जो मैट्रिकुलेशन का एग्जाम है, हाई स्कूल का एग्जाम है, इसमें इनको दूसरी रैंक मिली, दूसरे नंबर पर रहे। इस वजह से आगे चलकर जो कलकत्ता का प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज है वहां पे इनका क्या हो जाएगा? एडमिशन हो जाएगा। और प्रेसिडेंसी कॉलेज में 1916 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास के इनके जो टीचर थे उनका और इनका दोनों का दृष्टिकोण ही बदल दिया, या दोनों के जीवन को ही बदल दिया। तो 1916 में ये हुआ कि इनके जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे E.F. ऑटन, तो E.F. ऑटन महोदय जो थे पहले क्या थे? भारतीयों के प्रति काफी ज्यादा नस्लवादी थे और एक तरीके से इनकी विचारधारा काफी ज्यादा बायस थी इंडियन के प्रति। तो कहा जाता है कि 1916 में इनके साथ, ऑटन महोदय के साथ क्या हुआ कि एक तरीके से कुछ जो विद्यालय के छात्र थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने धक्का मुक्की की, मैन हैंडलिंग की घटना हुई। और इसकी वजह से जब इसकी जांच की गई तो उसमें पाया गया कि इस मैन हैंडलिंग में सुभाष चंद्र बोस प्रमुख व्यक्ति के तौर पे या प्रमुख छात्र के तौर पे शामिल थे। तो सुभाष चंद्र बोस को क्या किया गया? 1916 में जब ये घटना हुई तो स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया या रेस्टिकेट कर दिया गया, हटा दिया गया। जब इनको वहां से रेस्टिकेट कर दिया गया तो जो दूसरे लोग थे, दूसरे जो छात्र थे, दूसरे छात्रों ने क्या किया? विरोध किया। और दूसरे छात्रों के विरोध करने की वजह से स्कॉटिश कॉलेज
स्कॉटिश कॉलेज में इनको क्या मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। और स्कॉटिश कॉलेज से ही इन्होंने बीए फिलोसॉफी यानी बीए की जो परीक्षा है वो फिलोसॉफी सब्जेक्ट में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब इस घटना ने एक तरीके से इनको चेंज कर दिया कि ये इनको विद्यालय से निकाल दिया गया, दूसरे कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ, तो इनका जो झुकाव है वो राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर आया। दूसरी चीज, जो इनके हिस्ट्री के प्रोफेसर थे उन पर ये इफेक्ट पड़ा कि जो वो नस्लवादी दृष्टिकोण के थे या वो भारतीयों के प्रति बायस्ड थे, तो उन पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि आगे चलकर ऑटन महोदय क्या करेंगे कि एक ग्लाइड पेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री की पर एक बुक लिखेंगे। और जब 1945 में सुभाष बाबू की विमान दुर्घटना में मृत्यु होगी, जैसा कि माना जाता है कि इनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई, अब वो सच है या एक तरीके से मिथक है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो जब इनकी मृत्यु हुई 1945 में, तो उस समय क्या किया गया, E.F. ऑटन महोदय जो इनके हिस्ट्री के प्रोफेसर थे और जिनका दृष्टिकोण भारतीयों के प्रति अच्छा नहीं था, ये एक पोयम लिखेंगे और उसमें सुभाष की देशभक्ति जो है इसकी प्रशंसा करेंगे। और इसके अलावा अपने बाद के जीवन में E.F. ऑटन महोदय जो बंगाली साहित्य है, बंगाली साहित्य के फेमस आथर बन जाएंगे। एक तरीके से इनका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा और भारतीयों के प्रति दृष्टिकोण, जो खराब दृष्टिकोण लेके चल रहे थे, तो इनका दृष्टिकोण क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब जैसे मैंने इनके एजुकेशन की चर्चा की कि इन्होंने अपनी जो बीए का एग्जाम है वो फर्स्ट डिवीजन में फिलोसॉफी सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण किया। आगे चलकर 1919 में ये क्या करेंगे, आईसीएस की तैयारी के लिए भारत से लंदन गए। यानी इंडियन सिविल सर्विस जो एग्जाम है, एक तरीके से आज का जो आईएएस का एग्जाम है, इसकी तैयारी के लिए क्या करेंगे, लंदन जाएंगे। और 1919 में जब ये गए, उस जाने के 3 महीने बाद ही, यानी इनको मात्र 3 महीने का समय मिला, इनका जो प्रीलिम एग्जाम है 3 महीने बाद ही हुआ। 2000 या एक तरीके से 1920 का जो एग्जाम था, इसका जो प्रीलिम है ये 3 महीने बाद ही होगा और 1920 के एग्जाम को ये क्वालिफाई करेंगे। और ओवरऑल एग्जाम में इनकी जो रैंक रही वो 4th रैंक रही। 1921 तक आते आते 1921 में ये होगा कि इनका जो जीवन है वो अच्छे से सेटल हो जाएगा। मात्र 23 साल 24 साल की एज, और उस एज में इनके पास एक इंडियन सिविल सर्वेंट के तौर पे एक अच्छी नौकरी हो जाएगी। लेकिन जब इनकी ट्रेनिंग चल रही होगी तो इनका जो मन है वो ट्रेनिंग में नहीं लगेगा। उन्नीस सौ 1921 में जिस समय इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो ये क्या करेंगे बाद में, इन्होंने कई पत्र लिखे। किसे, अपने जो बड़े भाई हैं शरत चंद्र बोस, इनके जो बड़े भाई हैं शरत चंद्र बोस, जो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी या फ्रीडम फाइटर थे, उनको इन्होंने कई पत्र लिखे। कब, 1921 में। और भारत आने के लिए अनुमति मांगी। अप्रैल 1921 में ये जो आईसीएस की नौकरी इनको मिली थी, ये उसको छोड़ के चले आए भारत और महात्मा गांधी से मिले। महात्मा गांधी से मिले। अब महात्मा गांधी से जब ये मिलेंगे, तो महात्मा गांधी ने जब इनसे बात की तो उनको ये लगा कि ये इनकी जो विचारधारा है
वो ऐसी विचारधारा है कि ये किसी तेज या उग्र विचारधारा वाले व्यक्ति के साथ रहे तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए जो महात्मा गांधी है, इन्होंने इनको सुझाव दिया कि ये किसके पास चले जाए, बंगाल के प्रसिद्ध नेता जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं देश बंधु, यानी देश के भाई, देश बंधु चित्तरंजन दास, जो आगे 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे मोतीलाल नेहरू के साथ। देश बंधु चित्तरंजन दास जी के साथ एक तरीके से कहा कि आप उनके साथ क्या करें, उनके अंडर में रहे। महात्मा गांधी जी का सुझाव मान के ये चित्तरंजन दास जी के साथ चले जाएंगे और 1924 में ये हुआ कि 1924 में जो देशबंधु चित्तरंजन दास जी हैं, ये कलकत्ता के मेयर बन गए, कलकत्ता नगर निगम के मेयर बने। तो जब ये मेयर बनेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है, इनके सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पे नियुक्त हो जाएंगे 1924 में। 1924 से लेकर 1925 तक ये इस पद पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अर्थात हमने अब तक जो जाना वो ये जाना कि 1897 में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ, आज का जो उड़ीसा है या उस समय का जो बंगाल प्रांत था, वहां के कटक में इनका जन्म हुआ। पिताजी जो है जानकीनाथ बोस हैं, जो फेमस वकील हैं। बड़े भाई शरद चंद्र बोस हैं, जो फ्रीडम फाइटर। विवेकानंद जी के विचारों से, जो सांस्कृतिक विचार हैं या जो राष्ट्रवादी विचार हैं, उससे ये प्रेरित रहेंगे। पढ़ाई जो एजुकेशन है उसमें ये बहुत ही अच्छे रहेंगे। 1913 में जो मैट्रिकुलेशन एग्जाम है, पूरे बंगाल प्रांत में ये दूसरी रैंक पाएंगे, यानी एक तरीके से दूसरी रैंक इनको मिली। 1916 में इसी वजह से आगे चलकर 1913 के बाद जब ये दूसरी रैंक पाएंगे तो इनका जो एडमिशन है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कलकत्ता में है वहां पे हुआ। और 1916 में उसी प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनके जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उनसे मैन हैंडलिंग करने की वजह से इनको स्कूल से, उस कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया, रेस्टिकेट कर दिया गया। विद्यार्थियों के विरोध करने के बाद ये हुआ कि इनको दूसरा एक कॉलेज था, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, वहां पर एडमिशन दे दिया गया। वहां से इन्होंने अपनी जो बीए की एजुकेशन है, फिलोसॉफी फर्स्ट डिवीजन के साथ उत्तीर्ण की। 1919 में ये आईसीएस की तैयारी के लिए भारत से क्या है, लंदन गए और 1920 के एग्जाम में इन्होंने ओवरऑल चौथी रैंक पाई। 1921 में जिस समय इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, इनका मन ट्रेनिंग में नहीं लगा। इन्होंने कई पत्र अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस, जो एक स्वतंत्रता सेनानी या फ्रीडम फाइटर थे, उनको लिखा। अब उनकी अनुमति मिलने पर अप्रैल 1921 में ये अपनी नौकरी छोड़कर चले आए। छोड़कर जब आए तो उस समय भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जिसके प्रमुख व्यक्ति नए इमर्जिंग पर्सन के तौर पे उभर रहे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के संपर्क में आए। महात्मा गांधी के सुझाव पर ये बंगाल के जो प्रसिद्ध नेता हैं देशबंधु चित्तरंजन दास, उनसे मिले और देशबंधु चित्तरंजन दास जी 1924 में कलकत्ता के मेयर बने। जब कलकत्ता के मेयर बने तो उन्होंने अपना जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो बना लिया। उसके पहले 1923 में ये एक अखबार से जुड़े, जो फॉरवर्ड नामक एक न्यूज़पेपर था, जिसके शुरू में संपादक देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे। अब 1925 में ये होगा कि 1925 में सरकार इनको क्या कर लेगी, कैद कर लेगी और निर्वासित कर देगी देश से। कहां, बर्मा के मांडले जेल, यानी बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। जैसे इधर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे जो म्यांमार है आज का,
वहां पे माडले जेल थी, इस जेल भेज दिया जाएगा। 1925 से लेके 1927 तक ये उस जेल वहां पे बंद रहे। इसी दौरान इनको जो टीबी की बीमारी है, टीबी हुई। 1927 में ये जब छूटे तो इनके जो राजनीतिक गुरु हैं देशबंधु चित्तरंजन दास जी, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। इनके निधन के बाद इनको कलकत्ता जो है, एक तरीके से बंगाल जो कांग्रेस समिति है, बंगाल कांग्रेस समिति, इसका बना दिया जाएगा अध्यक्ष। अब 1928 से लेकर 1934 के बीच में ये यूरोप की यात्रा करेंगे। इन्होंने यूरोप की यात्रा की और उस दौरान इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1934 नामक एक बुक लिखी। कौन सी? इंडियन स्ट्रगल। उन्नीस 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनाए, एक तरीके से इन्हें चुना गया। 1939 में फिर से कांग्रेस का त्रिपुरी जब अधिवेशन हुआ तो वहां पर भी इन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश की, लेकिन तब तक कांग्रेस एक तरीके से वामपंथी और दक्षिणपंथी में बंट चुकी थी। यानी वामपंथी एक विचारधारा दक्षिणपंथी। इन दोनों में अगर एक तरीके से मूल जो मतभेद है उसको हम अगर देखें कि क्या इनमें मतभेद था, तो इनकी जो आर्थिक नीति है, इनकी आर्थिक नीति में मतभेद था। वामपंथी जो है इसमें आ जाएगा राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन लोगों का यह मानना था कि जितने भी आर्थिक संसाधन हैं, आर्थिक संसाधन सरकार के नियंत्रण में हो, सरकार जो डिस्ट्रीब्यूशन करे वो सब में बराबर करे या सबकी जरूरत के हिसाब से करे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं दूसरी जो विचारधारा है दक्षिणपंथी विचारधारा, इसमें सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, मोरारजी देसाई, तो ये सब लोग हैं। इनका ये मानना है कि एक तरीके से जो आज पूंजीवाद है, पूंजीवाद को बढ़ावा मिले, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हों, मालिक हों और उन्हें निजी संपत्ति का अधिकार रहे। अब इन दोनों के बीच में एक विचारधारा रहेगी महात्मा गांधी की, जिनका मानना ये रहेगा कि जो भूमि है, सभी भूमि किसकी है? गोपाल की, अर्थात ईश्वर की है। जितनी भी भूमि है वो ईश्वर की है और जो मनुष्य है वो क्या है? एक तरीके से ट्रस्टीशिप है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को ये इन्होंने दिया। अब जो गांधी जी का मानना है वो ये मानना है कि वामपंथी और दक्षिणपंथी के बीच का एक रास्ता है कि पूंजीवाद भी हो, कंपनी का मालिक भी हो, लेकिन उसे प्रॉपर्टी तो उसको रहने दी जाएगी उसके पास, लेकिन जो ओवर प्रॉपर्टी है उसका वो मालिक नहीं बल्कि एक ट्रस्टी के तौर पे है, ट्रस्टी के तौर पे कार्य करे। तो इस वजह से इनकी आर्थिक नीतियों की वजह से 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ कि अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो जाएगा और इस अध्यक्ष पद में महात्मा गांधी ने
जो पट्टाभी सीतारमैया है, पट्टाभी सीतारमैया को अपना क्या किया, उम्मीदवार घोषित किया। महात्मा गांधी, पट्टाभी सीतारमैया, इनको 1377 वोट मिले। सुभाष बाबू को 1570 वोट मिले। सुभाष बाबू जीत जाएंगे और इनके जीतने के बाद या इनके चुनाव के पहले ही कुछ ऐसे बयान होंगे जिस वजह से बाद में इनको एक तरीके से दुख होगा और ये क्या करेंगे, कुछ मतभेद होने की वजह से अपना त्याग पत्र दे देंगे। जैसे सरदार पटेल जो है, ये एक बयान देंगे कि जो शेर है, शेर जन्मजात जंगल का राजा होता है, ना कि चुनाव के माध्यम से। द लायन बिकम द किंग, become the king by birth in jungle, not election. The lion become the king by birth in jungle, not election. जो शेर है वो जंगल का राजा कैसे बनता है, बाई बर्थ बनता है, ना कि चुनाव के द्वारा। इस वाक्य के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस को यह लगेगा कि उनको वो किया जा रहा है, उनको टैकल किया जा रहा है। दूसरी चीज ये होगी कि जब महात्मा गांधी के प्रत्याशी हारेंगे तो महात्मा गांधी कहेंगे सीतारमैया की हार उनकी हार से ज्यादा मेरी हार है। अब 1939 में जब ये अध्यक्ष बने तो वहां पे कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव को लेकर क्या हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा। और मतभेद का कारण ये रहा कि जो सुभाष चंद्र बोस है वो चाहेंगे कि उनकी इच्छा के हिसाब से वर्किंग कमेटी बने, वर्किंग कमेटी सुभाष चंद्र बोस के अकॉर्डिंग बने। लेकिन और जो लोग होंगे उनका मानना ये होगा कि महात्मा गांधी जिन व्यक्तियों को कहें उन व्यक्तियों को इस वर्किंग कमेटी में शामिल किया जाए, अर्थात जो वर्किंग कमेटी है वो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग बने। तो इस वजह से ये क्या करेंगे, यहां से त्याग पत्र देंगे और इनके त्याग पत्र देने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बयान देंगे कि जो सुभाष बाबू के साथ हुआ है वो न्याय नहीं है, अर्थात जो कांग्रेस ने सुभाष बाबू के साथ किया है वो न्याय नहीं किया है। अब जब इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन के बाद अध्यक्ष पद इन्होंने प्राप्त किया और यहां से त्यागपत्र दे दिया, तो जैसे हम देखें ये मध्य प्रदेश से इधर से वापस आ रहे होंगे तो रास्ते में एक स्थान पड़ेगा उन्नाव, यहां पर ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जब ये बंगाल पहुंचे तो जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष तो ये बाद में बने थे, पहले तो बंगाल प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो बंगाल प्रांतीय कांग्रेस के तो ये अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन जो कांग्रेस केंद्रीय समिति है वो क्या करेगी कि इनको उनके बंगाल प्रांतीय कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा और इन पर 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि ये 3 साल तक कांग्रेस के किसी भी पद को धारण नहीं करेंगे। अब एक तरफ जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में ही अकेले पड़ गए और कांग्रेस खुद उन पर प्रतिबंध लगा रही है तो ब्रिटिश सरकार इनको कैसे छोड़ेगी? क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया है और सुभाष चंद्र बोस का जो मतभेद है वो इस बात को लेकर नहीं है कि नीतियां कौन सी हो, नेता कौन सा हो। इनका जो मतभेद है वो इस बात को लेकर है कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है तो हमें अंग्रेजों के खिलाफ क्या है, आंदोलन स्टार्ट कर देना चाहिए। इस वजह से अंग्रेज इनको क्या करेंगे, कैद कर लेंगे और घर से बाहर निकलने पे पाबंदी लगा देंगे कि घर में ही कैद रहें। लेकिन ये क्या करेंगे कि बच के
अपने घर से निकल जाएंगे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से जर्मनी, जहां से होते हुए ये जापान चले जाएंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान जो है, जापान के जो शासक हैं हिरोहितो, उनका सपना यह था कि पैसिफिक पे पूरे नियंत्रण करें, और पूरे पैसिफिक पे नियंत्रण करने की वजह से वो क्या करेंगे कि इधर के जितने क्षेत्र होंगे यहाँ पे जब जीत प्राप्त उन्होंने की, तो जो ब्रिटिश सैनिक हैं, ब्रिटिश भारतीय सैनिक, उनको कैद कर लिया। अब ये मोहन सिंह और रास बिहारी बोस जो पहले ही उन भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर एक सेना गठित कर चुके थे, वो उस सेना का नेतृत्व सुभाष बाबू को देंगे, और सुभाष बाबू 1942 में एक रेडियो से संबोधित करते हुए महात्मा गांधी को कहेंगे कि राष्ट्रपिता भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आखिरी युद्ध है वो क्या हो शुरू हो चुका है। और उसी समय ये एक और बयान देंगे, लोगों से दिल्ली चलने का आह्वान करेंगे और कहेंगे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1945 में जो आज का ताइवान है, ताइवान के यानी उस समय इसको फार्मूसा द्वीप कहा जाता था, तो फार्मूसा द्वीप पे एक विमान दुर्घटना में इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का, या एक तरीके से बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि उस दुर्घटना में जो मृत्यु हुई वो एक जापानी सैनिक था, इनकी मृत्यु नहीं हुई, और बाद में ये गुमनामी बाबा के तौर पे 1974 ईस्वी तक बनारस में रहते रहे, और 1974 में इनकी मृत्यु हुई। अब 1945 में जैसे देखें, जैसा कि माना जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु के बाद E.F. ऑटन महोदय ने एक क्या किया था, कविता लिखी थी, और इनको जो राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रभक्तों का राजकुमार एक तरीके से कहा कि राष्ट्रभक्तों के बीच में ये क्या है, राजकुमार है, और बाद में महात्मा गांधी ने भी इनको राष्ट्रभक्तों का राजकुमार कहा। अब जैसे कि हमने देखा कि ये गांधी जी का अपने पूरे उसमें गांधी जी के विचारों का कितना वो करेंगे, लेकिन ये सम्मान करते रहेंगे। तो यही नहीं था कि केवल यही गांधी जी के विचारों का सम्मान करते थे या यही गांधी जी को सम्मान दे रहे हैं, गांधी जी भी इनको काफी ज्यादा वो करेंगे। और 1942 में जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन की जब गांधी जी ने शुरुआत की, तो उस समय इन्होंने कहा कि हमें सुभाष बाबू से सीखना चाहिए। अंग्रेजों ने उन पर कितना पहरा लगाया था, फिर भी वो अपने घर से निकलकर अफगानिस्तान गए, और अफगानिस्तान से वो जर्मनी से जापान, इस तरीके से सुभाष बाबू ने अंग्रेजों को चकमा देकर जितने भी भारतीय सैनिक हैं वहां पर जापान में, उनको एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, मोर्चा खोला। और सुभाष बाबू हमारे बीच जितने भी देशभक्त हैं, देशभक्तों के राजकुमार बन गए हैं। तो ये चीजें जो है महात्मा गांधी जी ने कही। अब जैसे कि हम देखें, कुछ लोग कहते हैं कि जब ये जर्मनी गए तो जर्मनी के शासक से इन्होंने सहायता, जो हिटलर है, हिटलर से इन्होंने सहायता मांगी। हिटलर ने हालांकि, बहुत लोग ये कहते हैं कि सहायता नहीं की, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि सुभाष चंद्र बोस या भारतीय जो स्वतंत्रता संघर्ष है 1942 के दौर वाला, 1939 से लेके 1945 के बीच का, उस दौर में यदि भारत की सहायता अगर किसी व्यक्ति ने की सबसे ज्यादा, तो वो जर्मनी का शासक जो है हिटलर, उसको माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे यूरोप में उसने अपनी जो आक्रामक नीति है, एग्रेसिव पॉलिसी है, उसके माध्यम से क्या किया, एक तरीके से अंग्रेजों को उलझाए रखा। तो इस तरीके से हमने आज जाना सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हिटलर ने सुभाष बाबू की सहायता। धन्यवाद। जय हिंद।